गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा चैप्टर नंबर आज से हम 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे फेरली में आने वाला है, त्रिभुज। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे किन आकृति के बारे में। देखो, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक आएगा कि समरूपता क्या होती है। समरूपता क्या होती है? देखो, सर्वांगसम वो आप लोगों को पहले से पता है, 9th में आपने करा है। अब समरूपता क्या होती है वो नया कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखो, अब समरूप आकृतियां क्या होती है? तो कोई भी जो समरूप आकृतियां होंगी उनका आकार समान होगा। आकार तो समान होगा, परंतु इनका आमाप समाप होने आवश्यक नहीं है। कहने का क्या मतलब है? जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दोनों ही व्रत है। तो ये भी व्रत है, ये छोटा वाला भी व्रत है। अब बेटा, ये दोनों ही जो व्रत है ये हमारी समरूप आकृति है। गुड इवनिंग बेटा। समरूप है, वैसे ही ये दोनों ही त्रिभुज है, दोनों भी समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? आकृति सेम होनी चाहिए, एक जैसी आक्षेप होनी चाहिए। ठीक है, सेम होनी चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि छोटा बड़ा भी चलेगा। छोटा बड़ा भी चलेगा, मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक वर्ग बना दिया मैंने, ये वर्ग बनाया, ठीक है, एक और वर्ग बना दिया इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, एक और वर्ग बना दिया इससे थोड़ा सा और बड़ा। और अगर मैं बोलूं ये तीनों आकृतियां कैसी हैं, तो आप बोलोगे तीनों ही आकृतियां समरूप है। समरूप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनका इनका जो मान है वो सेम हो। सेम होने का मतलब कि मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, चारों ही भुजा समान होंगी। ये 10 सेंटीमीटर की भुजा, इसकी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की भुजा। भाई अगर इसकी भुजाएं भी अलग अलग हो लेकिन आकृतियां तो सेम है ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारी समरूप आकृतियां होंगी। सभी बच्चे समझ गए? समरूप होंगी। समरूप होने के लिए आकृतियां सेम होनी चाहिए, बट जरूरी नहीं है उसका जो मान हो वो सेम हो। ठीक है, जैसे हमने सर्वांग समता हमने देखा था, समांतर वो जो आकृति थी क्लास 9th में, याद करो कि मेरे को उसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भी? अगर मैंने दो त्रिभुज लिए हैं तो दोनों ही त्रिभुज सेम होने चाहिए, बिल्कुल, आकृति के हिसाब से भी और मान के हिसाब से भी। मान लीजिए ये एबीसी है, ये पीक्यूआर है। अगर इस एबीसी का मान यहाँ पे इसका 3 है, ये भी 3 होना चाहिए। ये 4 है, ये भी 4 होना चाहिए। और अगर ये 5 है, ये भी 5 होना चाहिए। तो ऐसे आकृतियों को हम क्या कहते हैं? जिनकी सारे भुजाओं का मान या कोण समान होते हैं, क्या बोलते हैं? आकृतियों को 9th में हमने पढ़ा था, बताइए। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, बताओ क्या बोल रहे हैं? समरूप त्रिभुज भी। इतनी जल्दी जल्दी बोलोगे, माइक ऑन ऑफ कर दो। आवाज बहुत कट रही है आप लोगों की। क्या बोलते हैं? हाँ, समरूप तो है, ये समरूप तो मैंने अभी बताया। मैं 9th क्लास के हिसाब से इसको हम क्या बोलते हैं? 9th में हमने पढ़ा था ना, ऐसी आकृति जो एकदम शेप में भी सेम हो, जिनका मान भी सेम हो, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, सर्वांग, है ना, हम बोलते हैं सर्वांग सम है ये दोनों त्रिभुज, मतलब हर तरीके से एक जैसे। यस, सर्वांग सम हम बोलते हैं। तो सर्वांग सम होने के लिए किसी भी दो आकृतियों का एकदम सेम होना जरूरी है, शेप में भी और सारा मान भी। लेकिन समरूप होने के लिए जरूरी नहीं है कि मान भी समान हो, मान अलग अलग हो सकता है, बट कंडीशन यही है कि उनका आकृति सेम होनी चाहिए। ठीक है बेटा, सभी समझ गए? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आकार समान होते हैं परंतु इनका आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या ये आकृतियां हमारी समरूप है? इसको चेक कर लेते हैं।
हाँ, सबसे पहले देखो बेटा, ये कोण डी और कोण एस दोनों ही 85 डिग्री नजर आ रहे हैं, समान है। कोण सी और कोण आर दोनों ही 70 डिग्री है, समान। कोण ए और कोण पी दोनों ही एक जैसे हैं, 105 डिग्री। कोण बी और कोण क्यू दोनों ही एक जैसे हैं, 100 डिग्री। मतलब इस चतुर्भुज के चारों ही कोण एक जैसे है ना, बिल्कुल सेम मान के, इस वाले एबीसीडी के भी और पीक्यूआरएस के भी। अब हम देखते हैं कि क्या इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आ रहा है। देखो, समरूप में हम भुजाओं के बराबर होने की बात नहीं करते, हम भुजाओं के अनुपात बराबर होने की बात कर रहे हैं। सर्वांग समता में याद करो, हम बोलते थे कि भुजाएं बराबर होनी चाहिए, हम बोलते थे ना कि भुजाएं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बट समरूपता के लिए हमें क्या चाहिए, भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अभी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। इन्हीं दोनों आकृतियों में देखो बेटा, एडी जो भुजा है और इसी के लिए पीएस, इसी तरीके से डीसी भुजा जो है उसके लिए एसआर, एबी भुजा के लिए पीक्यू और बीसी भुजा के लिए क्यूआर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका अनुपात चेक कर रहे हैं। इस भुजा का अनुपात इससे, इस भुजा का अनुपात इससे, इस तरीके से, ठीक है। चेक कर रहे हैं कि क्या ये समान आता है अनुपात। अनुपात समान आना चाहिए, जरूरी नहीं है वैल्यू सेम हो, अनुपात सेम आ जाए तो वो समरूप होते हैं। जैसे एडी का मान है 2.1, पीएस का मान है 4.2, डीसी का मान है 2.4, एसआर का मान है 4.8, एबी का मान है 1.5, पीक्यू का मान है 3, बीसी का मान है 2.5 और आरक्यू का मान है 5। अब जरा इसको वो करते हैं, काटते हैं, दशमलव से दशमलव हट गया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 25 एकम 25, 25 दूनी 30। अब सभी का अनुपात एकदम समान आ रहा है ना, 1/2, 1/2, 1/2। चारों ही भुजाओं का अनुपात सेम आया है, नहीं आया? देखो, बिल्कुल सेम आया अनुपात, भुजाओं का अनुपात की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इक्वल की बात नहीं कर रहे। तो अगर अनुपात समान आता है तो हम बोलते हैं कि दोनों ही जो आकृतियां हैं वो कैसी हैं, समरूप है। कोण भी समान होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात भी, किसी भी इस टाइप की आकृति के लिए। क्लियर है सभी को? मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। इस वाली में आप चेक कर सकते हो, आप बता सकते हो कि क्या ये आकृतियां समरूप है? नो मैम। क्यों? रीजन क्यों नहीं है? मैम क्योंकि इनकी आकृति सेम नहीं है। क्योंकि मैम इनकी आकृति सेम नहीं है, आकृति सेम नहीं, मैं तो आकृतियों के जो मान है उनका अनुपात तो सेम लग रहा है। मतलब अगर एडी बटे, देखो चारों ही भुजाएं समान है ना, इस आकृति चारों भुजाएं इक्वल है, इसकी भी इक्वल है। मतलब जो अनुपात आएगा वो सबका 2.1/4.2, सबका अनुपात 1/2 ही आएगा। भाई जब सारी ही भुजाएं समान है तो सबका अनुपात 1/2 आएगा या नहीं आएगा? भुजाओं का अनुपात है ना, आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे इन दोनों आकृतियों के कोण एक जैसे हैं? ये जो आकृति है ये तो मुझे वर्ग लग रही है। किसी भी वर्ग के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं वर्ग के 90 डिग्री की, है ना? हाँ, क्या इस आकृति के कोण आपको 90 डिग्री के नजर आ रहे हैं? नो मैम। नो मैम। इसका मतलब भले ही भुजाओं का अनुपात तो समान है लेकिन यहाँ पे कोण अलग अलग है, तो हम बोलेंगे ये समरूप नहीं है ये आकृति। क्लियर है? समरूप, यस मैम। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। लेकिन त्रिभुज के केस में ये अलग होता है बेटा, ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे क्या होता है कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये आपके ना 6.1 एक्सरसाइज है,
जिसमें से एक एक नंबर के सवाल आते हैं आपके, तो करते हैं चलो इनको। क्या बोला गया है यहाँ पे, सभी जो, देखो यहाँ देखो, सभी व्रत डैश होते हैं। मुझे बताओ, अभी मैंने सर्वांग सम और समरूप दोनों बता दिया आपको। तो अगर मैं जितने भी व्रत है इसमें सभी व्रत आ रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो क्या होंगे बेटा, वो सर्वांग सम होंगे या समरूप होंगे, क्या लगता है? समरूप। 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 समझ रहे हो? क्योंकि सर्वांग सम तब होते जब वो सारे ही व्रत एक जैसे होते, उनका मान एक जैसा होता, उनका त्रिज्या सेम होती। अगर त्रिज्या सेम है तो हम सर्वांग सम बोलेंगे, लेकिन अगर त्रिज्या छोटी बड़ी हो रही है ना, मान अलग अलग है लेकिन व्रत ही है, तो हम उसे समरूप बोलेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी को, समरूप और सर्वांग सम में? यस। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड वाला बताओ, सभी वर्ग, इसमें सारे ही वर्ग आ रहे हैं बेटा, जितने भी वर्ग हैं, क्या होंगे, समरूप या सर्वांग सम? मैम समरूप। समरूप। ये भी समरूप होंगे ना? यस, समरूप। बिल्कुल होंगे भाई। जितने भी वर्ग होंगे उनके सारे कोण बराबर होंगे। जितने भी वर्ग होंगे सबके कोण 90-90 के होंगे, चाहे उनका भुजाओं का मान कुछ भी हो। और भुजाओं का जो आपका अनुपात आएगा वो भी समान होगा, जैसा भी मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको समझाया था। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस तरीके के त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु या समबाहु? कौन से त्रिभुज हमारे? समबाहु। 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 मुझे इसका कोई रीजन बताएगा क्यों? आंसर तो एकदम सही बताया, पर इसका रीजन क्या है? कोई बताएगा क्या रीजन है भी इसका? आपने समद्विबाहु को क्यों नहीं बोला कि समरूप होंगे, समबाहु को ही क्यों बोला? समझाओ कोई बच्चा। माइक ऑन करके कोई भी आंसर करो। अच्छा अच्छा, फिर चैट सेक्शन में लिख दो। चैट में लिखोगे नहीं आता, चैट में लिखोगे हमें नहीं आता, लिखो। नहीं पता रीजन? पता है या नहीं? यस या नो में आंसर करो चैट सेक्शन में। नहीं पता, नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना? चलो अब मैं बताती हूँ। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं ना यहाँ पे दोनों तरीके की आकृतियां ले रही हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है समद्विबाहु के लिए, और यहाँ पे है समबाहु। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यही होता है ना? तो मैंने यहाँ पे ले लिया समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु वो होते हैं भाई जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसको समबाहु कहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, इनका नाम कर देते हैं ABCPQR। सेम ABCPQR। ठीक है बेटा, समबाहु मतलब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और अगर तीनों भुजाएं बराबर है, आपको पता है इनके कोण भी 60-60 डिग्री के होते हैं। तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, चाहे मैं कितना भी बड़ी मान वाला समबाहु त्रिभुज ले ले, कोण का मान तो नहीं बदलेगा ना, कोण हाँ तो मैम। सेम रहता है। हाँ ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इसका मैं रीजन बताती हूँ। देखो, मान लीजिए यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, इनकी भुजाओं का अनुपात देखते हैं जरा। अनुपात देखते हैं क्या वो समान है। अगर अनुपात समान आएगा इसका मतलब समझ लो कि समरूप है। तो AB, पहले त्रिभुज का AB और दूसरे का PQ, पहले त्रिभुज का AC उसका अनुपात PR के साथ, नीचे BC का अनुपात QR के साथ। QR के साथ। हाँ, मान लिख दो, AB का 2, PQ का 4, AC का 2, PR का 4, BC का 3, QR का 5। बेटा यहाँ पे देखो, क्या इनका अनुपात समान आ रहा है तीनों ही भुजाओं का? सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात नो मैम। सेम आएगा नो ना? मैम।
आप खुद सोचो, कोई भी समबाहु त्रिभुज होंगे उनकी दो ही भुजाओं का अनुपात तो सेम आ सकता है ना, क्योंकि दो भुजाएं इक्वल होती हैं, तीसरी तो बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल लो, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो बेटा सारी ही भुजाएं 3 हो जाएंगी क्योंकि भुजाएं बराबर है। मान लो ये कुछ भी मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो तीनों ही 5 हो जाएंगी। बेटा अब यहाँ पे आप किसी का भी तीनों ही भुजाओं का अनुपात देखो, वो 3/5 आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। आप कोई भी यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ले लो, इससे बड़ा वाला ले लो, तब भी अनुपात समान आएगा या नहीं आएगा? हर बार समान आएगा। समझ रहे हो? इसीलिए समबाहु हमारा समरूप आकृति होता है। क्लियर है? समद्विबाहु नहीं होता। आप समझ गए ना एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी करेक्ट? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नहीं? बढ़े आगे फिर? यस मैम। चलिए, तो यहां से आप बोलोगे भाई तीसरे का उत्तर है समबाहु, है ना? समबाहु त्रिभुज की मतलब समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा है भुजाओं के समान संख्या वाले, समान संख्या की भुजाएं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है कोई भी दो बहुभुज कब समरूप हो सकते हैं? बहुभुज मतलब जिसकी 3 से ज्यादा हमारी भुजाएं होती है ना, इसको हम बहुभुज मानते हैं। तो जैसे हमने किया था ना वहां पे वर्ग और दूसरे वाले के लिए, तो क्या देखा था हमने कि उसके कोण भी तो बराबर होने चाहिए। हमने क्या बोला था? हमने बोला था ना कि जो वर्ग है उसके 90 डिग्री के हैं, दूसरे के नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले आकृति के 90 डिग्री के, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस वाले का। तो यहाँ पे दिख रहा है ना कि भाई वर्ग के चारों ही कोण 90 डिग्री के हैं बट इसके नहीं थे, तो हमने बोल दिया था ना कि समरूप नहीं है। तो ये दोनों क्या है? ये बहुभुज ही तो है, ये दोनों आकृतियां बहुभुज है ना बेटा। तो बहुभुज के समरूप होने की क्या कंडीशन है कि भाई कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं भी बराबर होनी, संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। क्लियर है? समानुपाती, रेशियो इक्वल होना चाहिए। समझ गए सभी? समरूपता के लिए हम बराबर वर्ड यूज नहीं करते भुजाओं के लिए। कोण बराबर हो सकते हैं बट भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, जिसको हम समानुपाती कहते हैं। ठीक है? समानुपाती का मतलब क्या है बेटा? चैट सेक्शन में यस नो कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे तो पता चले आ रहा है समझ। ठीक है, हाँ फिर से क्या समझाऊं? हाँ, ये आपको याद रखना है, मैंने एग्जाम्पल से समझाया था ना बेटा कि बहुभुज क्या होता है? जिसकी 3 से ज्यादा भुजाएं। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा था? हम बोल रहे थे ना कि समरूप नहीं है। क्यों नहीं था समरूप? भाई इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो तो सेम था, अनुपात तो समान था, पर जो दूसरी कंडीशन है कोण वाले, कोण तो बराबर नहीं थे ना बेटा। इसके सारे कोण 90 थे बट इसके नहीं थे, तो कोण भी बराबर होने जरूरी है बहुभुज के समरूप होने के लिए। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखनी है। ठीक, ये मैंने एक्सप्लेन किया अभी। ठीक है, चलिए देखो, अब यहाँ पे हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोई भी त्रिभुज तब समरूप होंगे उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो या उनके संगत कोण बराबर हो। बेटा इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, या तो उसकी भुजाएं बराबर हो जाएं या उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सेम आ जाए, तो ही वो हमारी क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। अब समरूप का सिंबल है ऐसा, ये समरूपता का निशान है। जैसे कि इन दोनों त्रिभुज में आप देख पा रहे हो, इन्होंने क्या करा है? यहाँ पे इनके भुजाओं का अनुपात देखा है, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ए सी बट्टे पी आर। अब देखते हैं इनका मान क्या सेम आ रहा है। ए बी बट्टे पी क्यू 2/4, बी सी बट्टे क्यू आर 3/6, ए सी बट्टे पी आर 4/8। जरा देखो क्या अनुपात सेम है? 1/2, 1/2, 1/2। भाई तीनों का ही अनुपात 1/2 आ रहा है, तीनों ही भुजाओं का अनुपात सेम है। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात सेम है दैट मीन्स ये क्या है? समरूप आकृतियां हैं।
तो जब आपकी 6.3 एक्सरसाइज आएगी ना, जहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वहां पे कंडीशन हमारी यूज होगी। ठीक है, और आपको ये लिखना जरूर आना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। पहले त्रिभुज की भुजा, उसके बट्टे में दूसरे त्रिभुज की भुजा जो समान हो, इसका जो अनुपात है वो समान आएगा। ठीक है, या तो इसके कोण बराबर होने चाहिए, ए पी के बराबर हो, बी क्यू के बराबर हो, सी आर के बराबर हो। अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी समरूप कहलाएगी। ठीक है, दोनों में से एक चीज। सभी बच्चे समझ गए क्या कंडीशन है समरूप? यस यस मैम। मैम। चलिए ना, अब हमारे कुछ सवाल आएंगे। ये है प्रमेय 6.1 पे बेस्ड। अब प्रमेय 6.1 पता है क्या बोलती है? देखना ध्यान से। मैं 6.1 का प्रूफ नहीं करवा रही, बट मैं आपको समझा देती हूँ वो क्या बोलती है। वो बोलती है अगर एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, ए बी और ए सी भुजाओं पे एक सीधी रेखा डाल दी। मतलब दो बिंदु है डी और ई, जिनको मिला के जो ए बी और ए सी रेखा पे डल रहे हैं, कुछ इस तरीके से कि डीई हमारा समांतर हो जाए बीसी के। मैंने क्या किया, डीई ऐसी भुजा मैंने समांतर खींच दी बीसी भुजा की। अगर ऐसा होता है, अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा, किसी भी एक त्रिभुज में ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा की अगर समांतर हो जाए तो क्या होगा, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जिस बिंदु पे काट रहे, देखो अगर ए बी भुजा को देखो, ए बी भुजा, बेटा ए बी भुजा में कौन सा बिंदु काट रहा है? डी बिंदु काट रहा है या नहीं? ए बी भुजा को डी बिंदु काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है ना। सभी को दिख रहा है डी बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। डी अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो आप बोलोगे कि ए डी बटे डी बी, जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है ए डी बटे डी बी सेम भुजा का, इसका अनुपात बराबर होगा सेम एसी भुजा को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? ई बिंदु, ए ई बटे ई सी के। यही आपका 6.1 प्रमेय है। समझ गए सभी? हर त्रिभुज में अगर किसी में आपको ऐसा दिया जाएगा तो वहां से आप उनका जो भुजाओं का अनुपात है वो सेम लिख सकते हो, अगर समांतर दी गई है। यही 6.1 प्रमेय है। ठीक है, अब इस ये जो 6.2 एक्सरसाइज है उसमें यही प्रमेय यूज होने वाला है पूरे 6.2 में। इसके बाद 6.2 जो हमारा प्रमेय है वो इसका बिल्कुल उल्टा है, इसका कन्वर्स है या इनवर्स है। ठीक है, क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का आपको अनुपात समान दे दिया गया है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सी वो जो रेखा है वो आपस में समांतर है। अगर ये आपको दिया है, अगर ये आपको किसी भी सवाल में दिया है तो आप बोल दोगे कि भाई डी और बीसी हमारे समांतर हो जाएंगे। इसका उल्टा, पहले बोला था कि डीई और बीसी समांतर है तो भुजाओं हमारे उनका अनुपात समान होगा। इसका उल्टा क्या होगा कि भाई भुजाओं का अनुपात दे दिया समान है तो आप बोल सकते हो कि डीई और बीसी आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। तो दोनों प्रमेय हमारे 6.2 एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। क्या ये सभी को समझ में आया? अभी आप क्वेश्चन करोगे ना, वहां पे और अच्छे से आएगा। क्वेश्चन से लेके चलते हैं। ठीक है, करे सवाल? यस नहीं मैम। करते। ठीक है, क्वेश्चन था आपका देखिएगा, इसी को कर लेते हैं। आपसे ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इस त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमश वही बिंदु है जो काट रहे हैं।
आपको पहले से क्या बोल दिया भाई, डीई जो है वो पैरेलल है, डीई रेखा एबी की क्या है, समांतर है, एबी की आपको दिया है। आपको एक्स का मान बताना है कि भाई ये जो एक्स एक्स नजर आ रहा है ना भुजाओं के मान, इनका मान क्या होगा भाई। तो आपको यहाँ पे 6.1 प्रमेय लगाना है। अब किस तरीके से लगाना है देखो, 6.1 प्रमेय यही तो कहती है ना बेटा, अगर ये आपका पैरेलल है तो किन भुजाओं का आप अनुपात सेम कर सकते हो। देखो डी बिंदु इस रेखा पे आ रहा है, जो डी बिंदु है वो एसी रेखा पे आ रहा है ना, तो आप बताओगे मुझे कोई बच्चा कि कैसे लिखेंगे अनुपात इसका, एसी भुजा के लिए क्या लिखोगे, डी उसको प्रतिच्छेद कर रहा है। अपॉन डी ए, हाँ जी, सी डी ए, सी डी ए अपॉन डी ए, एडी अपॉन डी ए, एडी अपॉन डीसी। हाँ एडी बट्टे डीसी लिखोगे ना, या डीसी बट्टे एडी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और ई पॉइंट इस वाली रेखा को कर रहा है प्रतिच्छेद, बीसी रेखा को, तो इसके लिए क्या बोलोगे, बीई बट्टे, आपको ध्यान देना। तो एडी लिया है तो यहाँ बीई ही लोगे, डीसी लिया है तो उसके नीचे ईसी ही लोगे। तो लगा दिया ना, देखो आपने कितने बढ़िया तरीके से 6.1 प्रमेय लगा दिया है यहाँ पे। समझ गए ना किस हिसाब से लगाना है, भुजाएं Yes, देखनी है, जिस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है उसका अनुपात लिख दो। अब सबका मान आपको दिया गया है, एडी का मान है 2x, डीसी का मान कितना है x प्लस 1, बीई का मान है 2x माइनस 1, ईसी का मान है x माइनस 1। क्या कर देंगे हम यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x की गुणा x माइनस 1 से बराबर में 2x माइनस 1 की गुणा x प्लस 1। इसको चलो सॉल्व कर दे, ठीक है। 2x की गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, 2x की x से करोगे 2x स्क्वायर, 2x की 1 से प्लस का 2x, माइनस 1 की x से माइनस x, माइनस 1 की 1 से माइनस का 1। ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, 2x इधर लेके आ जाओगे इसको, ये माइनस का 2x, इसको भी इधर ले आओगे प्लस का x बराबर में माइनस का 1। कितना आ गया, माइनस का 4x प्लस x माइनस का 1। ये कितना आ गया, माइनस का 3x बराबर माइनस का 1। x का मान कितना आ जाएगा, 1/3। देखना जरा सभी बच्चे, क्या यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन कोई है ऐसी जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया बेटा। मैम माइनस का 2x और प्लस का 2x कट जाएगा। माइनस का 2x प्लस का 2x किधर है, नहीं नहीं बेटा ये नहीं कटेगा। अगर इक्वल टू के उधर है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए तब कटता है, दोनों का चिन्ह भी तो समान होना चाहिए। अगर एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर इसलिए काटे क्योंकि दोनों ही प्लस के थे, ठीक है, दोनों ही प्लस के थे। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक एनसीईआरटी का सवाल ले रही हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, जरा देखिएगा। जरा देखिएगा किस तरीके का सवाल है। ये तो थोड़ा सा मुश्किल था बट वहां पे हमारा एनसीईआरटी के 6.2 का जो सवाल है, 6.2 का जो सवाल है वो मैं आपको करवा रही हूँ। पहला ही क्वेश्चन है, उसका डायग्राम बनाती हूँ। बस आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप देख सकते हो, इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में। पहला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है इस तरीके का, ए बी ए बी। आपको यहाँ पे भुजाओं का मान दिया है, कौन कौन सी, एडी डीबी 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है, ईसी आपने निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है, पहला सवाल है इसका ए पार्ट है, आपको दिया गया है कि डीई समांतर है बीसी की, ये आपको दिया है। आपको बताना है कि भाई ईसी का मान क्या आएगा।
आप निकाल सकते हो इसी भुजा का मान यस मैम। पहला प्रमेय लगा के। देखो कैसे निकालेंगे भाई, अगर डी और ई को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तभी तो समांतर है। तो आप लिखोगे कि भाई एडी बट्टे डीबी का अनुपात बराबर होगा एई बट्टे ईसी के 6.1 प्रमेय द्वारा। होगा या नहीं बेटा? याद रखना, जब आप एग्जाम में करोगे ना तो 6 पॉइंट प्रमेय पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नंबर डाल के आओगे तो मार्क्स कटेंगे। मैं यहाँ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये अनुपात लिख लिया, आप सबका मान ले लें। एडी है 1.5, बीडी कितना है 3, एई है 1 सेंटीमीटर, ईसी की जगह ईसी क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ईसी गुणा 1.5 बराबर 3 गुणा 1, ईसी गुणा 1.5 बराबर 3। ईसी का मान आ जाएगा 3 बटे 1.5। अब 1.5 में से आप दशमलव हटाओगे 10 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। ईसी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। समझ गए सभी बच्चे कैसे किया? 6.1 प्रमेय लगा है। 6.1 प्रमेय लगाया है सभी बच्चे। एक बार देखो फिर एक क्वेश्चन पोल में भी। ठीक है, अच्छा अंश बेटा कहाँ पे समझ में नहीं आया? 10 कहाँ से आया? मैंने वो डेसिमल हटाया बेटा। ये 1.5 था ना, इसका दशमलव हटाओगे ऊपर 10 ही तो आएगा। दशमलव के मैम 1.5 की जगह 3 गुणा 1 कैसे आया? 3 गुणा 10 बोलो। अच्छा मैंने लिखा है 3 बट्टे 1.5। अब ये 1.5 का दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 ऊपर आ जाएगा गुणा में। दशमलव हटाते हैं तो 0 लगता है या नहीं बताओ? अगर ऐसा लिखती मैं 3.5, इसका दशमलव हटाते नीचे 10 आता है या नहीं आता? यस मैम। तो अब नीचे वाले का दशमलव हटाओगे वो ऊपर ही तो जाएगा, उल्टा होता है ना। 3.5 का हटाया नीचे 10 आया। अब 1.5 तो नीचे है ना, इसका दशमलव हटाओगे ऊपर ही तो जाएगा। ठीक है, समझ गए अब या नहीं समझे? बताओ बेटा। यस मैम। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसका एक दूसरा पार्ट है वो आपको पोल में दूंगी। बेटा ये सवाल ना आपके पिछले साल मतलब पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आते हैं ऐसे सवाल। हो गया? सभी ने कर दिया नोट डाउन? यस मैम। यस मैम। चलो फिर मैं सवाल दे रही हूँ आप लोगों को, इसी सवाल का बी पार्ट दे रही हूँ। ठीक है, अब आपको क्या क्या दे रखा है इस बार? डायग्राम यही है। ये है 7.2 सेंटीमीटर बीडी, ईसी है 5.4 सेंटीमीटर, एई है 1.8 सेंटीमीटर। आपको बताना है भाई एडी का मान क्या आएगा। एडी भुजा बतानी है। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ। 2.2 सेंटीमीटर, 1.5, 2.6, 2.4। ठीक है, और ये सवाल आप लोगों ने करना है पोल में। कीजिए। ठीक है, जिसका सही उसको 1 नंबर मिल जाए। यही प्रमेय लगाना है जैसे अभी मैंने करवाया ना, सेम वैसे ही। सही है। हाँ हाँ बेटा, और जल्दी कर दिया। वो पहले सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड।
चलिए 5 में से 3 बच्चों का करेक्ट है। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है? 6 बच्चों का सही है बेटा। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। मैम एक बार कॉल आ रही है, क्लास काट दे बीच में। हाँ ठीक है बेटा। दस में से 6 बच्चों का करेक्ट है। मैम कितनों का सही है? 8 बच्चों का सही है बेटा, 14 में से 8 बच्चों का। बढ़िया। बहुत बढ़िया। 18 में से 11 का ठीक है। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? Yes. ठीक है। 5 4 3 2 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ डी। बिल्कुल सही। चलिए, तो आपको फिर से वही चीज दे रखी है भाई, डीई बीसी के पैरेलल है, समांतर है, तो आप बोलोगे एडी बटे डीबी का अनुपात बराबर होगा एई बटे ईसी की 6.1 प्रमेय द्वारा। सारी की सारी चीजें वैल्यू रख दीजिए। एडी आपने निकालना है, डीबी है 7.2, एई है 1.8, ईसी है 5.4। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी दशमलव के बाद सेम संख्या होती है, मतलब सेम मतलब एक ही अंक है ना डेसिमल के बाद, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक ही अंक है, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता है। ये रूल सबको पता होना चाहिए। ये आ गया एडी बटे 7.2, 18/54। अब 18 का पहाड़ा आता है, 18 एकम 18, 18 तिया 54। एडी बटे 7.2 बराबर 1/3। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3 गुणा एडी बराबर 7.2। एडी का मान क्या आएगा, 7.2/3 किया जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, एक हाथ से दशमलव की जगह दशमलव, 3 चौके 12। एडी आ गया 2.4 सेंटीमीटर। समझ गए सभी बच्चे?
2.4। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला सवाल करते हैं हम। हो गया सभी का? यस मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, उतार लो। उतार लिया मैम। ठीक है, एक मिनट। हाँ बेटा जल्दी से। मैम उतार। उतार लिया, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी का है सवाल, तीसरा क्वेश्चन। देखो, इसमें आपको जो 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 चीजें दी गई हो लिखा हुआ है। आपको दिया गया है कि LM और CD समांतर है, LN और CD समांतर है, और आपको दर्शाना है कि AM बट्टे AB का अनुपात बराबर है AN बट्टे AD। ठीक है, अब कैसे करते हैं इन सवालों को हल? जो हमें दिया जाता है उसी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? सबसे पहले LM समांतर है CB के, तो जरा देखते हैं कि LM और CB कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं। त्रिभुज भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम अनुपात लिख पाएंगे। LM और CB ये रहा बेटा। LM और CB कौन सा त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं? बताओ जरा, बताओ जरा, कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? ABC में। ABC में आ रहे हैं ना, सभी को नजर आ रहा है। आप इनको जोड़ोगे तो ये ABC ही तो बनेगा, है ना? तो आप बोलोगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM समांतर है BC के या CB के, तो यहाँ पे 6.1 प्रमेय लगा दोगे L और M बिंदु के लिए। आप क्या बोलोगे बताओ? AL बट्टे LC का अनुपात बराबर होगा AM बट्टे MB के। होगा या नहीं सभी बच्चे? देखो, मैंने 6.1 प्रमेय लगा दिया ABC त्रिभुज में, क्योंकि LM और CB समांतर दिए थे। जल्दी से देखो और बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे त्रिभुज में देखो जरा, यहाँ पे आ जाओ। अब LN और CD समांतर दिए हैं, LN CD, ये कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? ADC में। ADC में। यस, वेरी गुड। तो त्रिभुज ADC में LN समांतर है CD के, तो यहाँ पे भी अनुपात लिख सकते हो L और N बिंदु के लिए। AN बट्टे ND का अनुपात बराबर होगा AL बट्टे, आप ऐसे लिखो, AL बट्टे LC का अनुपात बराबर होगा AN बट्टे ND के। क्या सभी को समझ में आया? यहाँ से ये दो समीकरण बन गए मेरे, मैम। दो समीकरण बन गए, है ना? अच्छा, अब बेटा आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी भाई, यहाँ पे भी AL बट्टे LC है और दूसरे समीकरण में भी AL बट्टे LC है, दोनों में है। यस मैम। ठीक है, अब एक चीज समझना, मुझे बताओ कि अगर A और B बराबर हैं और A और C बराबर है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि भाई B और C भी बराबर होंगे, बोल सकते हो या नहीं? अगर A का मान B के बराबर है और A का मान C के भी बराबर है, तो क्या B और C भी बराबर होंगे या नहीं? सोचो,
होंगे या नहीं यस मैम। सभी बच्चे, है ना? क्योंकि भाई बी और सी भी तो ए के बराबर है, तो दैट मीन्स बी और सी भी बराबर होंगे। तो यही चीज आपने यहाँ लगानी है। इन समीकरणों को देखो, भाई एल और एलसी दोनों में है, तो एल और एलसी के बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो आप ये बोल सकते हो कि एम बटे एम बी और ए एन बटे एन डी भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही सेम चीज के बराबर है। देखिए बेटा, यस मैम। समझ पा रहे हो ए और ओ वाला? तो आप यहां से बोल सकते हो कि समीकरण 1 व 2 द्वारा आप ये बोल सकते हैं कि भाई ए एम बट्टे एम बी बराबर हो जाएगा ए एन बट्टे एन डी के। ठीक है, तो इसलिए आप बोलोगे कि आपका ये प्रूफ हो गया, यही तो आपको दर्शाना था। देखो, यही तो सिद्ध करना था आपने। समझ में आया? मैम आपने क्वेश्चन पोल में दिया था। हाँ मैम आपने एक क्वेश्चन पोल में दिया था। हाँ, मैंने एक सवाल पोल में दिया था बेटा। बताइए, सभी को क्लियर हो गया सवाल या नहीं हुआ? यस मैम। इसको नोट डाउन करिए फिर। ए एम बटे ए बी करना था, ये आपने ए एम बटे एम बी करा। एम बट्टी, ओके 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 ओके। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी रुकना, इसमें देखो थोड़ा सा करेक्शन कर दो, मेरे को लगा कि ये वाला है। इसमें देखो थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। देखो, जो हमने 6.1 प्रमेय बोल पढ़ा है ना, उसमें आप ये भी कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए ये सवाल आता तो आप यहाँ पे ये भी कर लेते। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना जरा, देखो ध्यान से, आपको प्रूफ करना है ए एम बटे ए बी का। वो मैंने ए एम बटे एम बी पढ़ लिया था, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी वही प्रमेय लगाना है बेटा। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एम बटे ए बी का अनुपात बराबर होगा ए एल बटे एल सी के। मैं यहाँ पे ये क्यों कहना चाहती हूँ, ये क्यों कहना चाहती हूँ, जरा ध्यान से समझना। अगर बेटा ए एम बटे एम बी का अनुपात सेम है, मतलब ए एम और एम बी का अनुपात सेम है, तो आप ये बोल सकते हो कि ए एम और ए बी का अनुपात भी सेम होगा। होगा या नहीं? ये दोनों एक ही रेखा में तो आ रहे हैं। अगर ए एम और एम बी का अनुपात है तो उसी तरह ए एम और ए बी का भी तो ले सकते हैं। भाई ए बी उसी रेखा में तो आ रही है, ए बी ही रेखा में एम बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी यही प्रमेय लगेगा। ठीक है, सेम इसी तरह इस वाले त्रिभुज के लिए भी आप बोल सकते हो कि ए एन बट्टे ए डी का अनुपात ए एल बट्टे एल सी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे करोगे, क्योंकि अब फिर से दोनों सेम इक्वल है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ए एम बटे ए बी का अनुपात बराबर हो जाएगा ए एन बटे ए डी। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, करना सेम वैसी है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए। ठीक, बताओ। यस मैम। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया बेटा। सभी को क्लियर है? देखो, इसी सवाल में हमने दो तरीके के सवाल कर लिए। अगर ये ए एम और एम बी वाला प्रूफ करना होता तो भी कर लेते आप, और ए एम और ए बी वाला भी सेम वैसे ही हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो जरा। देखिएगा, अब आपके लिए मैं होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है, इसको आप ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, ध्यान से देखना कौन कौन से आपको पैरेलल दिए, समांतर दिए, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है सभी बच्चे, क्लियर है? आपसे आपको Yes, लिंक ma'am. वाला होमवर्क नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो ऐसे मैं आपको होमवर्क देते रहूंगी।
तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।